बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल मिन लिसानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम. Today we have to discuss the environment policy of the government regarding the ongoing activities, how government takes decision about the environment and its problems. किस तरह हुकूमत इनके ऊपर कोई डिसीजन लेती है, किस तरह ये सारा मामला तय होता है. तमाम लोग अपनी ऑडियो बंद कर देंगे, ऑडियो म्यूट कर दीजिए. एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे. एनवायरनमेंट भी देखेंगे, एनवायरनमेंट पॉलिसी भी देखेंगे, हिस्ट्री भी देखेंगे, ISO इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के वजह से उसको भी चेकअप करेंगे. एनवायरनमेंट इन दी वर्ल्ड भी डिस्कस करना है, एनवायरनमेंट इन दी पाकिस्तान भी डिस्कस करना है, क्या इसकी सारी सूरत हाल है और एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता है और क्या एक्शन रिक्वायर्ड है और क्या मैसेज हम यूथ को देंगे कि वो किस तरह एनवायरनमेंट का हिस्सा बने. नंबर 1, एनवायरनमेंट क्या चीज़ है. एनवायरनमेंट में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि दो तरह की चीज़ें हैं. एक होता है क्लाइमेट, एक होता है वेदर. जो टेम्परेचर, जो सारा मामला हमारे इन मुल्क के अंदर या मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद होगा, उस सारे को हम वेदर कहेंगे. डे टू डे चेंजेस जो है वो अलग क्लाइमेट कहलाती हैं. और सारी वो तमाम चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट इसका हिस्सा बनती हैं उसको हम एनवायरनमेंट के नाम से देखते हैं. एनवायरनमेंट पॉलिसी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एनवायरनमेंट के कुछ मसाइल हैं. हवा प्योर होती है, जब इंडस्ट्री चलती है तो उसमें जनाब फिर पॉल्यूशन आ जाती है. पानी साफ होता है, जब पानी में वो आप उस इंडस्ट्रीज़ का पानी मिला देते हैं तो उसकी वजह से पॉल्यूशन हो जाती है. और इस तरह के कई सौ मसाइल फिर हमें सारे फेस करने पड़ते हैं. इन सारे मामलात के हल के लिए हमारे पास जो है वो एनवायरनमेंट मामलात जो हैं उसको पॉलिसी एक हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम देख सकें कैसे इस सारे मसले को हल किया जाए, क्या सारा कुछ होगा. अच्छा जी, अब इसमें एनवायरनमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू द कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन to the laws, regulation and other policy mechanism concerning environmental issues. Environmental issues के हवाले से जो सारा मामला है जिसमें these issues generally include air pollution, water pollution, solid waste management, biodiversity, ecosystem management, maintenance of biodiversity, the protection of natural resources, wildlife, और उसके बाद एंडेंजर्ड स्पीशीज. जो पिछले चंद महीनों से हमारे मुल्क को मसाइल एनवायरनमेंट के हवाले से पेश आए हैं, एक तो ये है कि बारिशें बेवक्त हो गई हैं. नंबर 2 ये हुआ कि लोगों ने बेदरेग स्लॉटरिंग की है वाइल्ड लाइफ की, परिंदों की, तिलियर की और इस तरह के दूसरे जानवरों की जो इको सिस्टम को बनाने में, जो इको सिस्टम मेंटेन करने में हमारे लिए बड़े हेल्पफुल थे. उसकी वजह से जब वो सारा मामला देखने में आया तो हमारे पास अब कुछ रह ही नहीं गया. कैसे हम इस सारे को चलाएं या कैसे इस सारे को आप लुक आफ्टर करें, कैसा सारा काम चलेगा. जो हवा है वो मुकम्मल तौर पे पोल्यूट हो चुकी है, एयर पोल्यूशन हो चुकी है.
पानी जो है उसमें सीवरेज का पानी मिलना शुरू हो गया, सीवरेज के पानी की वजह से पीने का पानी भी साफ नहीं रहा। इसी तरह जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो गंद मिला कूड़ा घर से निकलता है या सड़कों सड़कों से निकलता है, या जो हम कूड़ा क्रिएट करते हैं, जो हम ये सारे का सारा फिल्थ क्रिएट करते हैं, ये सारे की सारी जो इसकी भी डिस्पोजल जरूरी है। जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इसके बायोटेक्नोलॉजी के नतीजे में या जो आपकी मूवमेंट के नतीजे में प्रॉब्लम होती है, वेस्ट क्रिएट, वो भी इकोसिस्टम को बैलेंस रखने वाला मामला, और उसके बाद डाइवर्सिटी को मेंटेन करने वाला मामला। दरख्त होने चाहिए, ट्रीज होने चाहिए, बर्ड्स होने चाहिए। उसके बाद जनाब केमिकल का यूज़, पेस्टिसाइड का यूज़ कम से कम होना चाहिए, और उसके बाद नेचुरल फर्टिलाइजर आप यूज़ करें। ये सारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज जो है, हैबिटेट जो है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, परिंदों को प्रोटेक्ट किया जाए, तीतर वगैरह को प्रोटेक्ट किया जाए, गूस को प्रोटेक्ट किया जाए, कबूतर को प्रोटेक्ट किया जाए, पैरट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, स्पैरोज को प्रोटेक्ट किया जाए। जो वाइल्ड स्पीसीज पे जिन्होंने अनाउंस किए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। जो वाइल्ड लाइफ जंगली जानवर है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अब कुछ तो हम खाने के लिए ज़िबा करी जा रहे हैं, और कुछ जो जब से बंदूक अहमक लोगों के हाथ में आई है, उन्होंने वाइल्ड लाइफ को तबाह करके रख दिया। और जब जैसे ही वो वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हुई है, तो अब लोग चीख रहे हैं। देहात में चले जाए, ट्रीज नहीं है, देहात में चले जाए, दरख्त नहीं है, बूटे नहीं है। अब वो देहात में जैसे ही वो टिड्डी दल आया, जिसको तिलियर या स्पैरोज वगैरह ये दूसरे परिंदे खा जाते थे, उनकी आपने स्लॉटरिंग कर दी है। वो बचे ही नहीं, वो प्रोटेक्टेड होने के बावजूद आपने खा लिए सारे के सारे। तो अब आपको उसका निशाना तो फिर बनना पड़ेगा। उसके बाद में गवर्नमेंट चीख रही है कि जनाब लोग चीख रहे हैं, देखो जो टिड्डी दल आ गया है। तो जब उसको खत्म करने वाली वो परिंदे बर्ड्स ही मौजूद नहीं है, तो जब वाइल्ड लाइफ का ही आपने पूरे का रगड़ा कैसे निकाल दिया, अड़ियाल का आपने निकाल दिया, चीते वगैरह आपने खत्म कर दिया किलिंग करके, ये सारा मामला इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो गया। फिर नेचुरल आज खुद रिवेंज लेती है। उसके नतीजे में आपने देखा कोविड-19 आया फ्रॉम द सितंबर 2019 फ्रॉम वुहान। तो ये वुहान से शुरू हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया में ये फैल गया है। अब वहाँ पर तकरीबन कह लें कि 5 लाख से ऊपर लोग जो है वो लुकमादिल बन गए। ख़ास तौर पे वो लोग, तमाम लोग जो वहाँ पर रह रहे थे, रहायशी उनकी सीनियर सिटीजन होम्स में थी, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। उसके बाद वो सारे के सारे चेंज हो गया। उनमें इम्यूनिटी नहीं थी, उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं, इसकी वैक्सीन कोई नहीं। वो सारा मामला जो है वो फिर ख़राब हुआ। उस ख़राब होने के नतीजे में हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इकोसिस्टम ने अपने आप को रिवेंज किया, और उसके बाद फिर ट्रेन भी स्टॉप कर दी गई, बसेस भी स्टॉप कर दी गई। उसके बाद एयर पोल्यूशन भी रुक गई, और पहली मरतबा आपने देखा कि ओजोन लेयर जो है वो आज खुद रिपेयर हुई, और उसके बाद जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो सारी की सारी बंद हो गई। इनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरी है। हिस्ट्री कैसी है? This 1960 marked the beginning of modern environmental policy making. After the pollution of Silent Spring of Rachel Carson and 19 massive oil spill in Santa Barbara, California, the stage has been set for change in the environment. सांता बारबरा में जो था वो तेल फैल गया, और उसके बाद जनाब जब वो तेल फैला, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, पूरे का पूरा समुद्र पोल्यूट हो गया। उस पोल्यूशन के नतीजे में वो काम इतना ख़राब हुआ कि जो वाटर लाइफ थी वो भी प्रॉब्लम में आ गई। वो जो मूवमेंट थी वो भी सारी मसलों में ख़राब हो गई। तो फिर एनवायरनमेंट पॉलिसी के बारे में सोचा जाने लगा। इन जुलाई 70 President Nixon has signed the Reorganization Plan 3 calling for the establishment of EPA, एनवायरमेंट पॉलिसी एनालिस्ट के लिए। उन्होंने कहा जी कि हमें इसकी एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है। At this time, environment policy was a bipartisan issue, and the effort of the United States of America helped spark countries around the world to create environment policies. तो जैसे ये 70 की दहाई में ये उन्होंने बिल पास किया, तो बिल पास होते ही फिर इर्द गिर्द के मुल्कों ने भी ये फैसला किया कि नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ये जो पॉलिसी है ये लॉडेबल है, इसके ऊपर ये ठीक है, इसकी हमायत की जानी चाहिए। इस हमायत के नतीजे में उन्होंने क्या किया जनाब, पॉलिसी की अपने मुल्क में भी इस तरह की एनवायरनमेंट पॉलिसीज क्रिएट की। President Nixon signed the Clean Air Act in 1970, which set the USA as one of the world leader in environment conservation.
उन्होंने कहा जी माहौल की बहाली के लिए अमेरिका बहुत एक बड़ा किरदार अदा करेगा इस सारे सिलसिले में। अच्छा जी, ISO 14001 इसमें ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का इदारा क्रिएट किया गया ताकि इसकी जो जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज हैं, हम अपने शहर में भी देखते हैं कि जितनी कॉटन की फैक्ट्रीज थी वो सारा गंदा पानी जो है वो मदीना टाउन वाले एरिया में या जाल वाले एरिया में डाल देती थी। वो कनाल को उसने डिस्टर्ब किया, लोगों के हेपाटाइटिस के सबसे ज़्यादा पेशेंट जो थे वो क्रिएट कर दिया उन्होंने। इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि हम प्लांट की सर्टिफिकेशन करेंगे और अगर प्लांट सर्टिफाई होगा तो उसके लिए उसको वेस्ट रिड्यूस करने के लिए, केमिकल रिड्यूस करने के लिए जो है वो प्लांट की सारी सूरत क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट में शिफ्ट करना पड़ेगा। जब उसका वो बर्डन कम हो जाता है वेस्टेज का, जब उसमें केमिकल कम हो जाते हैं तो तब जाके आप जनाब वो सारा कुछ काम कैरी ऑन करेंगे। Compliance is the act of reaching and maintaining the minimal legal standards. By not being compliant, companies may face fines, government intervention, or may be not be able to operate. फिर इसमें उन्होंने कहा कि जो इदारे इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे हम उनको सजा देंगे। उनको सजा क्या दी जाएगी उसके लिए गवर्नमेंट ने छोटे छोटे चूँकि शुरू से काम था तो इसके लिए उन्होंने कहा जी हम उसको फाइन करेंगे, फिर उसके बाद अगली स्ट्रीट पर से कोऑर्डिनेट उनके साथ करेंगे, मैनेज करेंगे और मॉनिटर करेंगे और उसके बाद देखेंगे वो किस हद तक इस पॉलिसी पे अमल दरामद कर रहे हैं और वेस्ट की रिसाइकलिंग कैसे पॉसिबल है। अभी पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो सबसे बड़ा इशू है ये लिफाफों का, जिसे हम शॉपर्स कहते हैं। ये शॉपर बैग जो है ये पूरे मुल्क के लिए अजाब बन गई। एक तो ये अगर आप इसको जलाते हैं तो ये एनवायरमेंटल डेंजरस जो है वो गैसेस प्रोड्यूस करता है। और नंबर टू, अगर आप इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो फिर ये ज़मीन के अंदर दफन हो जाता है, नीचे पानी नहीं जाने देता। और उसके बाद अगर आप इसे दरिया वगैरह में फेंक दें तो वहाँ डका लगा देता है, वहाँ पर स्टॉपेज क्रिएट करता है, वहाँ पर ये सारे इसी तरह सारा मामला जो है वो सीवरेज का सिस्टम खराब होता है। दूसरी तरफ जब आप वेस्ट वाटर समुंदर या से इसमें डालते हैं दरिया में तो जो एनिमल लाइफ है, जो वाटर लाइफ है, जो मेरीन लाइफ है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। उन सब के अंदर फिर ये मामला खराबी का बायस बनता है। तो इसके लिए फिर हम हमारे पास हल क्या है? हल हमारे पास सिर्फ एक ही रह जाता है कि किसी भी तरह जी आप इसको ना इस अंदाज में टैकल करें कि ये आपके लिए कंट्रोल करना आसान हो जाए और पोल्यूशन जो है इसको हम कंट्रोल कर सकें। जब इसके अलावा एक और बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए जितनी भी पानी की बॉटल्स हम पीते हैं हम इसको वेस्ट में फेंकते हैं। अब पानी बनाने वाली जितनी कंपनीज है वो सवाए वेस्ट के और कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करती। वो पानी की बोतलें या तो आप सुराख करके ज़ाया करें, लेकिन वो पहले घरों में पीते हैं, फिर इसके बाद घरों में साफ पानी के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद वो वेस्ट कबाड़ में बिकती हैं, फिर जब वो कबाड़ में बिकती हैं फिर आगे सारा का सारा सिलसिला इस्तेमाल में आ जाता है और वही सारा काम खराब हो जाता है। अच्छा जी, इन्वायरमेंट इन वर्ल्ड, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के हवाले से ये हमारे पास एक ग्राफ है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी के अंदर क्या इसकी सूरत हाल है। उसके बाद जनाब डिफरेंट जो मेटल्स हैं उन जो डिफरेंट हैं इंग्रेडिएंट्स उनमें ये सारा कुछ बयान किया गया कि किस में क्या क्या सूरत हाल है, ज़मीन पे ये कितना फैला हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं पानी, फिर उसके बाद वेस्टेज, फिर लीगल, फिर कारपोरेट, फिर केमिकल, फिर उसके बाद जनाब स्टॉम ये दूसरा खराब पानी, फिर पेस्टिसाइड्स, उसके बाद रेडिएशन, एयर, नॉइस, लैंड, उसके बाद अदर्स, फिर रिसाइकलिंग, फिर बीच, फिर लेड। ये सारी की सारी पॉल्यूशन जो है हम क्रिएट कर रहे हैं। एक साल का डाटा उन्होंने ड्रॉ किया है एनवायरनमेंट के हवाले से, जिसको आप देख सकते हैं और ये सारा मामला हमारे सामने आ रहा है। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? कराची से शुरू करते हैं। वो जो एक अहमकों की जन्नत का सरदार ऊपर बैठा हुआ है जिनकी हुकूमत सिंध में, वो कहता है जब थोड़ा बारिश होता है थोड़ा पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होता है ज़्यादा पानी आता है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गंद कराची में इस वक्त मौजूद है। अगर वैसे तो वो तमाम शहर जिनके इर्द गिर्द समुंदर होता है, सी होता है, वो एक डर्टी या गंदे शहर कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन आम तौर पे अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ बीच है, दुबई है,
या वहाँ सी है या सऊदी है या यूरोप है, तो इतना गंदा समुंदर नहीं है जितना कि यहाँ पाकिस्तान में हम लोगों ने गार्बेज वगैरह क्रिएट कर दिया है। इसकी वजह से वहाँ पर कोई सड़क ऐसी नहीं कि जहाँ पर गंदगी मौजूद ना हो, कोई मामला ऐसा नहीं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं। इवन के कल वो बैरियर टाउन और डीएचए की भी वीडियो हुई थी 2 दिन पहले, वहाँ पर बारिश हुई है। उस बारिश के नतीजे में वहाँ पर इतनी ज़्यादा पानी वो गटर उगले हैं जिसकी वजह से ओवरफ्लो हुए हैं, और ओवरफ्लो के नतीजे में सारे का सारा पानी जो है वो शहर में फैल गया है, और गवर्नमेंट ने उसका कोई हल नहीं निकाला, कोई हल गवर्नमेंट ने उसका नहीं किया, कोई काम गवर्नमेंट ने उसने नहीं किया। इसी तरह फिर दूसरे शहरों में जब हम कराची को देखते हैं, इस्लामाबाद में भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, फैसलाबाद में भी बहुत ज़्यादा, लाहौर में तो और भी बहुत ज़्यादा है, कराची में उससे बहुत ज़्यादा है, सिंध में खैबर केपी में, पेशावर में बहुत ज़्यादा है। साफ पानी पीने का नहीं रह गया। यहाँ तक कि पहले कभी आप सुबात वगैरह वाली साइड पे जाते थे तो मैंगोरा भी इर्द गिर्द जो था वो बड़े साफ सुथरे गोट होते थे, लेकिन अब उनका भी वेस्ट का पानी सारा दरिया स्वात में पड़ता है, और वो भी एक प्रॉब्लम में सारे का सारा आ रहा है। ए वैरायटी ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम नाउ इफेक्टिंग आवर कंट्री पाकिस्तान। एक ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में कंट्रीज एंड देयर अर्थ नेचुरल प्रोसेसेस ट्रांसफॉर्म लोकल प्रॉब्लम्स इनटू इंटरनेशनल इश्यूज। एक तो ये है कि जैसे ही अक्टूबर नवंबर आता है तो यहाँ पर ये फॉग के नाम पे स्मोक आ जाती है। जितना भी स्मोक ऊपर छत गया होता समुद्र है, हवा में वो सारे का सारा बादलों की हवा के साथ गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडी हवा जो है उस धुएं को सॉलिड शक्ल इख्तियार कर देती है। वो फिर पॉल्यूटेड एयर जो है वो सब लोगों के ऊपर गिरनी शुरू हो जाती है। जब मैं आप यूनिवर्सिटी आती हैं पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर स्मोक की वजह से आप कह लें कि आप अगली 2 किलोमीटर तो बड़ी दूर की बात है, विजिबिलिटी जो है वो शायद सिर्फ 100 मीटर रह जाती है। इसको हम जब तक वो बारिश नहीं होती तब तक वो स्मोक नहीं जाती। इसका फिर यही होता है कि आर्टिफिशियल बारिश की जाए हाइड्रोजन वगैरह बादलों को फेंक के, लेकिन हमारे पास इतने कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको पैक कैसे किया जा सकता है, इसको रोका कैसे जा सकता है, इसके ऊपर अमल दरामद कैसे किया जा सकता है, हमारे पास इसका कोई हल और वजूद नहीं है। इन तमाम मामलों को देखने के लिए अब जब ये सारा सिस्टम हम ऐसे चलाते हैं तो हमें नज़र आता है कि भाई जो पाकिस्तान में पोल्यूशन है, फिर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद हार्न प्रेशर लगे हुए हैं, फिर उसके बाद ज़मीन के अंदर आप सीवेज का पानी आपने डाल दिया, पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो गया है, जो आपकी गुर्दों को डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपके इसको किडनी को डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपके लीवर को डिस्टर्ब कर रहा है। खाने में फूड्स में सफाई नहीं है, मिक्सिंग हो गई है, दूध में मिक्सिंग कर रहे हैं लोग, गुजर बरादरी जितनी है वो। अब वो पहले कोई भी दूध जो था वो 100 रुपये से किलो कम नहीं था, 40 रुपए किलो भी, 50 रुपए किलो भी यहाँ पर दूध को तकसीम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। एनवायरमेंट इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, अब एसिड रेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कराची में, और इंडस्ट्री जो है वहाँ जब भी बारिश होती है तो वहाँ पर चूँकि तजावीज़ बहुत ज़्यादा है, वो ये हमारे पास सबसे बड़ा है कि बारिश होती है जिससे बर्ड की डेथ हो जाती है। ये अब कह लें कि यहाँ पर तेज़ाबी बारिश होती है। नंबर 2 एयर पोल्यूशन तो आपको पता ही है, सांस ले रहे हैं तो बीमारियाँ फैल रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग, सारे के सारा दरख्त हमने काट दिए हैं, सारा ईंधन की नज़र कर दिया है। जब देहातों में भी मैं जाता हूँ तो ये देखता हूँ कि बहुत सारा जो ये शहर हैं उन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, और ज़मीनें खरीद के वहाँ कॉलोनियाँ बना रहे हैं। उन कॉलोनियाँ बनाने के साथ ही वो सारे का सारा पानी, जो ज़मीन है वो दरख्तों वाली, वो आपकी फसलों वाली वो ख़त्म हो गई है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिर्फ फैसलाबाद में जितने भी जंगलात थे वो सारे इस वक्त तकरीबन 500 से ज़्यादा ज़राई रकबा मुख्तलिफ मरबों से निकाल के, एकड़ से निकाल के हमने इसमें ये 500 से ज़्यादा ही बाजार के करीब होगी सोसाइटीज बना दी हैं, जब प्लॉट काट काट के बेच रहे हैं, फलां कॉलोनी, फलां वैली, फलां ये, फलां वो। तो वो आपको चाइना ने पहले भी वार्न किया कि आप अपनी खाने वाली जो ज़मीन है जहाँ से आपकी फूड पैदा हो रही है उसको आप कम करें। हैज़र्ड वेस्टेड, और बहुत ज़्यादा हम जानबूझकर चीज़ों को ज़ाया कर रहे हैं, जानबूझकर। ओजोन डिप्लीशन, जो हमारी ओजोन की तह है जहाँ से ऑक्सीजन कम होती है,
तो फिर सूरज की रोशनी डायरेक्ट ज़मीन में पड़ती है, उसमें एक्स रेज, गैमा रेज और दूसरी रेज होती हैं, वो ज़मीन को डिस्टर्ब करती हैं, इसके ऊपर लाइफ जितनी भी है उसको डिस्टर्ब करती हैं। तो उनको रोकने के लिए भी ओजोन लेयर में फिर स्मोक है, स्मोक भी से कहते हैं, वाटर पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मेरे अपने एरिया में मैं देखता हूँ हर घर में तकरीबन 6-7 बच्चे हैं, जबकि कमाने वाला एक है या फौत हो चुका है, तो माँ उसकी जो है वो कमा कमा के अपने बच्चे पाल रही है। जब वो माँ बच्चे कमा कमा के पाल रही है तो बच्चे फिर जॉब्स पे आ जाते हैं, छोटे मोटे घरों में मुलाजमत करते हैं। ओवर 10% पॉपुलेशन रेट हमारा जा चुका है, आबादी बढ़ी जा रही है, आबादी बढ़ी जा रही है। और उसके बाद रही सी कसर के हमने जितने बारिश बरसाने वाले जंगलात थे, बारिश पानी इलाका जाके सब काट दिए, सब के सब हम काटी जा रहे हैं। ये मौजूदा गवर्नमेंट ने बिलियन ट्री के नाम से ये पौधे लगाए थे, दूसरे इलाके में बिक्री हुई है, लेकिन इससे अलावा कोई भी सूरत हाल हमारी नहीं बेहतर हो सकी। इसके बाद है एनवायरमेंट पॉलिसी रेगुलेटरी। अब हेल्थ प्रॉब्लम जितने भी बीमारियां तरह तरह की आ गई हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्शन लॉस है, वो वर्किंग डेज जो है सारे के सारे प्रॉब्लम क्रिएट करें। पाकिस्तान में जो पानी दरियाओं से पैदा होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर से वो जब नीचे आता है उसमें पोल्यूशन शामिल होती है, तो 759 मिलियन डॉलर जो है वो हम इस वक्त या इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कोई इसका हल नहीं, हम इसको नहीं कट ऑफ कर पा रहे और हमारी बीमारियां जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। इसी तरह एयर पोल्यूशन जो है उसको 1 मिनट के लिए ब्रेक लगाते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट। इन तमाम मामलों को फिर हम देखते हैं कि हमारा तकरीबन 760 मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान का हेल्थ प्रॉब्लम में, जिनमें पानी की बीमारियां उसमें लगता है। इसी तरह 300-100 मिलियन डॉलर एयर पोल्यूशन पे लगता है। इसी तरह फिर हमें और भी चीज लोग दिखने पड़ते हैं जो हमारे साथ बीमारी में मुब्तला है। और तकरीबन पॉपुलेशन की के इंक्रीज पे हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, क्योंकि इतने रिसोर्स हमारे हैं नहीं। और इसी तरह 2.2 बिलियन डॉलर हम इसके ऊपर एनुअली स्पेंड कर रहे हैं, इसको एनुअली जो है वो टेकअप कर रहे हैं। इस सारे मामले को फिर बात को आगे बढ़ाते हैं कि इसको हल कैसे करना है। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, सबसे पहले कि आप एक चीज़ तय करें कि आपने माहौल को बरकरार रखना है। फिर उसके बाद नेशनल एनवायरनमेंट एक्शन प्लान बनाएं कि ये काम किया जाएगा तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहाल रहेगा। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाएं आप कि इसके मुताबिक आपने काम चलाना है। अच्छा जी, इसके बाद जब ये सारा मामला ऐसे ही मूव करता है, जब चलाते हैं, तो आपने नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे ही करना है। उसके बाद जनाब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके अंदर ऐसी सूरत हल करनी है। ये हमजा, लियास और साइम बार बार तंग कर रहे हैं, मैं इनको रिमूव कर दूंगा। अच्छा जी, इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने मेंटेन करनी है, एफिशिएंसी और मैनेजमेंट रिसोर्सेज की मेंटेन करनी है। चिन्योट के करीब जितने पहाड़ थे सारे के सारे बजरी रेत की नज़र हो चुके हैं। एरियाज कौन कौन से हैं ये हमारे पास सारी की सारी डिटेल मौजूद है। इन एरियाज के ऊपर ये अंडर डेवलप है, ये अंडर इग्नोर्ड है, इसको एरिया को बेहतरी करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, नीप नेशनल एक्शन एनवायरनमेंट प्लान हमने बनाया है। गवर्नमेंट ने इसमें फैसला किया है जी क्लीन एयर। क्लीन एयर कैसे होगी क्लीन? ज़ाहिर है हवा को साफ करने का एक ही तरीका है कि आप दरख्त लगाएं। हर बंदे को गौर चाहिए कि 2 पौधे अपने घर के अंदर लगाए, 2 दरख्त अपने घर के अंदर लगाए। अगर वो लगाएगा तो इसका ये फायदा होगा कि कम से कम माहौल आपके घर का साफ होगा, आपको 24 घंटे जो है वो साफ हवा अवेलेबल होगी, एटमोसफियर आपका साफ होगा। अगर आप नहीं इतनी जगह, तो अपनी छत पे 2-4 पौधे रख लें। क्लीन वाटर, वाटर क्लीन कैसे होगा? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए क्लीन होगा। आप इसके लिए खुद इस बात की तरफ बॉदर करें कि जो बोतल का पानी है वो साफ नहीं है, चाहे वो नेस्ले का ही है, पानी ने बॉयल होके ही साफ होना है। बात क्लियर कर लीजिए कि पानी ने मेरे भाई बॉयल, जो मर्जी आप नेस्ले का, फलाने का, बाबा फरीद, ये जो वहां से आ रहा है इसका गोरमे का, इन्होंने बाबा फरीद के पास वहां पर लगाया हुआ साहिवाल में प्लांट,
वहां से जहां से मर्जी आप प्लांट ले लें, एक्वाफिना है और हार्डेज है, जिस मर्जी प्लांट को आप ले लें, एल्डाइवोस है, ये जिस तरह का मर्जी आप ले लीजिए, आप जब तक इसको बॉयल नहीं करेंगे ये पानी आपके काबिल इस्तेमाल नहीं है। आपका पानी बॉयल होके ही काबिल इस्तेमाल होना है, बॉयल किया जाना इसको जरूरी है। फहद अली अपना माइक बंद कर दो वरना एब्सेंट लग जानी है। अच्छा जी, उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कूड़ा करकट ये आप फिल्स पैदा कर रहे हैं, और इकोसिस्टम मैनेजमेंट, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है भाई। अगर आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे प्रॉब्लम रहेगा। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी आपकी क्या है, उसके लिए आपने अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। जिस जिस चीज़ को अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया है उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। वो बंदूक पकड़ते हैं और उसके बाद सस्ती सी छरों वाली, और उसके बाद परिंदों का तबाही करनी शुरू कर देते हैं, जाल लगाते हैं, सारे के सारे जानवर पकड़ने शुरू कर देते हैं। ये काम इस तरह नहीं चलता। अल्लाह ने हर एक मखलूक को बनाया है, इसको सस्टेन किया है ताकि वो आपके इकोसिस्टम में बैलेंस करे। जब आप केमिकल बहुत ज़्यादा खुराक में डाल देंगे तो फिर गुर्दों का, किडनीज का, फिर हार्ट का, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम तो आपके लिए होंगे। आप इसको कवर तो नहीं कर सकते, आप इसमें बेहतरी तो नहीं ला सकते। तो आपकी जितनी सारी मामला है उसको थोड़ा आपने देखना है और उसी के मुताबिक आपने काम चलाना है। एनवायरनमेंट के बारे में अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप पैसा इन्वेस्ट करें, अवेयरनेस क्रिएट करने की बड़ी जरूरत है, लोगों में आगाही, शऊर। पहले हम देखते थे देहातों में बड़े बड़े तालाब और वो जनाब गंदे हों और ये चीज़ें होनी, तो लोगों ने फिर क्या किया, जो सियाने थे या बड़े थे गांव की काउंसिल, उन्होंने कहा जी इस को कैसे ख़त्म किया जाए। पता ये चला कि ये फसलों में पानी डाला जाए, अगर फसलों में डालना है तो यहाँ से ये सारे का सारा जो छप्पड़ है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जनाब या फिर यहाँ पर दरख्त लगा दिए जाएँ, या फिर और तरह की इस तरह की कोई कैफियत क्रिएट की जाए, उससे भी इसके अंदर बेहतरी आएगी और सारा मामला जो है वो तब्दील हो जाएगा। लोगों को समझाने की ज़रूरत है। आप देखिए जितने भी डस्टबिन दुबई में है कि आप गाड़ी लेकर अगर शहर में आते हैं, तो कनाडा में है कि गाड़ी शहर में आती है तो वहाँ पर जैसे आप शहर में एंटर होते हैं तो उन्होंने शावर्स लगाए हुए हैं, वो आपकी गाड़ी के टायरों को धो देते हैं उसी वक्त ही। यानी जैसे आप मेन एंट्री पे आए, आपने ब्रेक लगाई तो उन्होंने आपके टायर धो दिए। इसमें दुबई में है कि अगर आप शहर में हैं और आपकी गाड़ी गंदी है तो उन्होंने आपको 5000 जो है ना जी AED दिरहम फाइन करना है। और पहला बड़े तमीज़ से पूछेंगे, अस्सलाम वालेकुम, आप शहर से बाहर गए हुए थे, आपने बताया नहीं, तो उन्होंने कहा फिर दुबई साफ़ सुथरा शहर है, आप इसे गंदा क्यों करें, आपकी गाड़ी क्यों गंदी, 5000 रुपये फ़ाइन ब्रदर। और ब्रदर क्या है कि वो हंस के आपको 5000 फ़ाइन कर देंगे। पाकिस्तान में वो तकरीबन मल्टीप्लाई कर लें आप 40 से 80 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बनता है। आदमी को समझ आ जाती, फिर गाड़ी जो है वहाँ पर आप जो है गंदी लेकर एनवायरनमेंट में नहीं आते। वी कैन सेव द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान। कैसे हम जनाब, सबसे पहले तो हम मोटर व्हीकल अथॉरिटी जो है इसमें डीजल को ख़त्म करें, इसमें यूरो 5 पेट्रोल जलाएं, इसमें लेड कम से कम, डीजल खत्म होगा तो पोल्यूशन खत्म होगी। हमने सारे का सारा अब पूरी दुनिया को देखा है हमने कि वो भी आ गए हैं। पहले उन्होंने हाइब्रिड इंजन बनाए कि कुछ पेट्रोल कुछ बैटरी, फिर उन्होंने बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम बनाए हैं, फिर उसके बाद आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है, कि जिसको वो कहते हैं बिजली के ज़रिए, बैटरी के ज़रिए ऑपरेटेड आप अपनी गाड़ी चलाएं और उसके बाद 1 घंटा चार्ज कर लें, 60 किलोमीटर चले जाएं, 1 घंटा फिर चार्ज कर लें, फिर 60 किलोमीटर चले जाएं। तो वो छोटे मोटे ट्रैवलिंग के लिए ये है। और गाड़ियों की फिटनेस, हमारे यहाँ जो बसेस चल रही हैं उन बसों के अल्लाह माफ़ फरमाए क्या हालात हैं आपके सामने, सड़क किधर को है, बस का मुँह किधर को है, और वन साइडेड रोड है और उस पर वो गड़ाज कह रहे जिस तरह दौड़ रहे हैं, वो सारे पोल्यूशन का बायस बन रहे हैं। एक्सप्लॉइटिंग IT टेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जिस हद तक हो सके आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से इससे हेल्प लें। लोगों को इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ पर रजिस्टर्ड करें कि जनाब फ़लाँ इंडस्ट्री जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसके पास फ़लाँ फ़लाँ सॉफ्टवेयर है, फ़लाँ फ़लाँ मैनुअल काम उसने ख़त्म कर लिया, ये अब उसकी सूरत हाल है, ये इसके मुताबिक वो काम कर रही है, ऐसे उसने मूव करना है, ऐसे उसने चलना है। तो ये सारा काम जो है इसके लिए IT से भी हेल्प ली जा सकती है। सेंटर जैसे कि नादरा एक हमारे पास सेंट्रल डेटाबेस है, आप उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर लें, हर बंदे का ब्लड ग्रुप ऐड कर लें, फिंगरप्रिंट्स तो पहले ही मौजूद हैं,
अब और इस तरह की कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे तो आपके लिए हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट बेहतर करने के लिए क्या है, एनवायरनमेंट मैनेजर बनाए जाएं। उनको जो है वो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से और एडीबी की हेल्प से आप जनाब उन्हें कहें कि मैं अच्छा जी, इसमें अब क्या सारी सूरत हाल है जी कि जब आप इस सारे को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें हमें चीज़ नज़र आती है कि इस सारे मामले का हल क्या है। हल इसका सवाए गवर्नमेंट के और किसी के पास नहीं है। गवर्नमेंट ने ये सारा काम करना है तो ही होना है, अदरवाइज ये काम इस तरह नहीं चलेगा जिस तरह आप और मैं समझ रहे हैं। तो इसको आपने जब चलाना है उसके चलाते ही ये सारा काम हमारे सामने आ जाएगा और हम इसको रिकवर करने की पोजीशन में होंगे। यंगस्टर मेल फीमेल एक सब्जेक्ट या एनवायरमेंटल स्टडी का आप शामिल कर लें, उनको साथ कहें कि यार वो भी साथ शामिल हों, हमारी तरफ हमारी हेल्प करें जिस तरह भी हो सकता है। और उसके बाद क्या है जनाब, सूरत हाल है, एक्शन किन शोबों में रिक्वायर्ड है। एनवायरनमेंट फायर जो है फ्रेंडली स्कूल इस्टेब्लिश किए जाएँ, टीचर्स को थोड़ी हेल्प की जाए, उन्हें एजुकेशन दी जाए, प्राइमरी एजुकेशन में एनवायरनमेंट की तरफ तवज्जो दी जाए, एम फिल पी एच डी इसमें करवाई जाएँ और उसके बाद सारा मामला देखा जाए तो इससे एनवायरनमेंट बेहतर हो सकता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिप्लोमा की तरफ तवज्जो दी जाए। अच्छा जी, तो इसकी तरह के साथ ही हमारे लिए और भी बहुत सारी सूरत हाल, क्या प्रॉब्लम है भाई अली इमरान जान को, अली इमरान जान व्हाट इज प्रॉब्लम, क्या मसला सर है? क्लास के अंदर एक अननोन स्टूडेंट ऐड हुआ हुआ है, उसको काइंडली रिमूव कर दें। इसरार भट्टू उसका नाम है। इसरार भट्टू, किस सेक्शन का है वो? सर ना ए का है, ना बी का है, ना मॉर्निंग का है। ये अननोन स्टूडेंट है। इसरार भट्टू, सर हो गया ऑटोमेटिकली, वो निकल गया। उसे समझ आ गई है? पता जी करना सर, ये उसको है लग किस गया क्लास का है। जी राइट सर। आइंदा तमाम जिनके आगे रोल नंबर होंगे वही ऐड होगा, दूसरा बंदा ऐड नहीं होगा। अच्छा जी, राइट सर। एनवायरनमेंट क्लब बनाए जाए, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट की जाए, इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। यूथ के लिए क्या मैसेज है कि आप अपने घरों से ना निकलें, सब लोगों को मिलाकर साथ चलें, स्टे होम स्टे सेफ। इसका पता करके फिर मुझे आपने बताना है। जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासर हो, हम सब लोगों के लिए अल्लाह ताला रहमत बरकत लाए।